सवाल ले लेते हैं, वे ऑफ एंटर इन आईएसआरओ विथ जेईई। तो जेईई के थ्रू आईएसआरओ में एंट्री तो डायरेक्ट नहीं है, पहले बीटेक करना होगा। उसके बाद आईएसआरओ में एंटर करने के दो तरीके हैं जहां तक मुझे मालूम है। पहला तरीका है कि आप उसके ओपन एग्जाम्स दे सकते हैं। इनफैक्ट आप लोगों के जो डायरेक्टर हैं भैया, उनसे भी बात कर सकते हो। उनके छोटे भाई आईएसआरओ में साइंटिस्ट हैं, वो कैसे एंटर किए वो आपको बता सकते हैं ज्यादा अच्छे तरीके से। दूसरा तरीका है कि एक आईआईएसटी तिरुवनंतपुरम बोल करके एक इंस्टीट्यूट है जो आईएसआरओ से डायरेक्ट कोलैबोरेशन में है। वहां पे अगर एमटेक करते हो तो आईएसआरओ के साथ में काम करने का मौका मिलता है और वहां का काफी अच्छा प्लेसमेंट रेट है। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोल के इंस्टीट्यूट का नाम ही है, काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है। और वो उसमें एंट्री तुम्हें गेट एग्जाम से होगी। जो बीटेक करने के बाद एक एग्जाम होता है गेट, हायर स्टडीज करने के लिए, एमटेक करने के लिए या पीएचडी करने के लिए, बहुत बार डायरेक्ट पीएचडी भी कर सकते हो। उसके लिए गेट होता है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग। तो आईएसआरओ में एंटर करने के ये दो तरीके हैं, उनका खुद का एग्जाम और दूसरा ऑफलाइन भी अप्लाई करते रहना है। अगर कोई डेडिकेटेड पोजीशन निकली है तो वहां पे अप्लाई कर सकते हो। और आईआईएसटी तिरुवनंतपुरम से एमटेक करने के बाद भी काफी अच्छे चांस है। उम्मीद है कि आंसर तुम्हें मिल गया। ओके, जीवेश और दो क्वेश्चन है। ओके, तो mechanical output of our time. I decided to improve myself, but my power not support me. So how I will improve my willpower? Yashasvi is asking how much hour we need to study. तो इसका कोई थंब रूल नहीं है, मैं तीनों का एक साथ ही आंसर कर सकता हूँ। इनफैक्ट बहुत छोटा इंट्रोडक्शन दूंगा मैं अपना। जस्ट लाइक राजेश एंड नर्सिंग एंड डायरेक्टर हियर, मैं भी बिहार से हूँ और बहुत छोटे से गांव से राजगीर में नालंदा जिला में आता है। और वहां पे पढ़ाई की वैसी कोई फैसिलिटीज, उतनी ड्रास्टिक फैसिलिटीज अवेलेबल तो नहीं थी, लेकिन हमारे पिताजी थे वो विजनरी थे। पिताजी मेरे हाई स्कूल टीचर थे, अभी कुछ साल पहले ही रिटायर हुए हैं वो स्टेट गवर्नमेंट सर्विस से। वो विजनरी थे, उनने कहा कि नहीं, अभी एजुकेशन ही एक ऐसा तरीका है जहां पे तुम अपने लाइफ को बदल सकते हो। बिजनेस करके पैसा कमा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन एजुकेशन जिंदगी को बदलता है, आपका सोचने का तरीका चेंज करता है। और वो उसके बेसिस पे फिर हमारे बड़े भैया थे। बड़े भैया जब 12th में थे तो वो खुद आईआईटी की तैयारी करते थे, मैं 9th में था। तो उस समय से बड़े भैया बोलते थे कि आईआईटी एक आईआईटी है। और ये 22-23 साल पहले की बात है, 2001 की बात है, जब पहली बार मैं 9th क्लास में ना आईआईटी का नाम सुना था कि हाँ ऐसा बोल के कोई एग्जामिनेशन होता है जिसको क्रैक करना है। या बुक चुरा के, 2005 में नवनीत, या बुक चुरा के उसका सवाल बनाते थे। हाँ, अरे 10th क्लास में ही भैया मुझे एडवांस सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन देता था। इंटीग्रेशन पहले तो समझ नहीं आता था कि ये वर्टिकल सांप क्या है, तो इंटीग्रेशन पूछता था भैया मुझसे। तो काफी इंटरेस्टिंग था और मजेदार लगता था। इन पर्टिकुलर मुझे मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और मैथमेटिक्स को खासकर ट्रिग्नोमेट्री और एल्जेब्रा मुझे बहुत पसंद आता था। फिर बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे भी पूरा फोकस किया, पूरी तरह से 100% कॉन्फिडेंस आया उसमें। अच्छे टीचर्स मिले, स्कूल में भी अच्छे टीचर्स मिले। 11th-12th में डीपीएस रांची से किया तो वहां भी अच्छे टीचर्स मिले। कोचिंग में अच्छे टीचर्स हमें मिल गए जो बहुत बारीकी से पढ़ाते थे। और मुझे कोई डाउट नहीं है कि रेडियंस क्लासेस आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी दे रहा है। कुछ फैकल्टी से तो हम लोग खुद ही इंटरेक्ट करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो बहुत ही जबरदस्त फैसिलिटी है रेडियंस क्लासेस की तरफ से। और जैसा वो बोल रहे हैं वैसा करते रहिए। टाइम मैनेजमेंट को लेकर के मैं आऊंगा, अभी मेरी जर्नी 2 मिनट की और बाकी है।
तो 2005 में मैंने 2004 में आईआईटी क्लियर किया था, लेकिन केमिस्ट्री में कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया था, तो इवेंचुअली क्लियर नहीं हुआ था। लेकिन अगर केमिस्ट्री में कट ऑफ क्लियर हो जाता तो मेरा रैंक आ जाता 2-2.5-3 हजार के आसपास। फिर अब केमिस्ट्री में कोचिंग किया नहीं था, मैं मुझे लगता था केमिस्ट्री में कोचिंग करने की जरूरत है नहीं। फिर बाद में मैं जमशेदपुर गया, वहां पे थोड़ा और मेहनत किया, थोड़ा और टाइम मैनेजमेंट पे फोकस किया, और जो प्रोफेसर टीचर्स बोलते थे उस पर थोड़ा और ध्यान दिया। सैंपल पेपर्स लगाता था, क्वेश्चन पेपर्स, वीकली एग्जाम खुद ही देता था मैं। एक पुराना कोई सैंपल पेपर उठा लिया 1997 का, या अभी उठा लो 2015-18 का, और खुद से ही ट्रूली तुम 3 घंटा एग्जाम दो या 2 घंटा एग्जाम दो और खुद एसेस करो कि कितना नंबर पा रहे हो, तो इससे एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। और ओपन सीरीज ज्वाइन करते थे हम लोग, ब्रिलियंट के ओपन सीरीज थे, इसके रेजोनेंस के ओपन सीरीज थे। तो ये ओपन सीरीज जो होता है ये एक रैंकिंग प्लेटफॉर्म भी है, और तुम्हें पता चलता है कि तुम कितने पानी में हो सकता है रेडियंस क्लासेस में तो तुम टॉप में हो, लेकिन हो सकता है कि जो बड़ा एक पूल है उसमें तुम्हें शायद डिफिकल्टी महसूस हो। और बहुत बार ऐसा होता है, कोटा में स्टूडेंट्स अच्छे जाते हैं, लेकिन इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को देख लेते हैं वो कि वो उनमें थोड़ी सी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन उस पर भी फोकस हो सकता है, उसे भी कंट्रोल किया जा सकता है। 2005 में मैं आईआईटी क्लियर किया, 3000 के आसपास रैंक आई थी। मैं बीएचयू वाराणसी ज्वाइन किया, जो आईआईटी से एडमिशन लेता था उस समय। मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रेफर किया था, मैकेनिकल फिजिक्स में इंटरेस्ट था, तो हमने सोचा कि भाई मैकेनिकल ही करते हैं। 2010 में मैं डुअल डिग्री था, 2010 में पास हो गया था। मेरे पास भी नौकरियां थी राजेश के जैसे, लेकिन हमें कभी नौकरी में आनंद ही नहीं था कि भाई नौकरी अगर किसी और की करनी है तो मैं अपना दिमाग में उनको क्यों यूज करने दूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था मेरे लिए, ये समझना कि भाई अपना जो इंटेलिजेंस है वो किसी दूसरे कंपनी को दे करके उसको क्यों बढ़ाऊं मैं। तो ये एक मेरा सोचने का तरीका था। तो आप लोग कुछ और भी सोच सकते हैं, आपको अगर नौकरी करना है कर सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4 पिलर्स होते हैं इंडिया के, और सर्विस सेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर। ये आईआईएससी गए, राजेश से मिले हम लोग, नर्सिंग हमारे सीनियर थे 1 साल, हम लोग वहां उनसे मिले, नर्सिंग से बहुत कुछ सीखे, एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं। 11-12 तक सिर्फ ज्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस होता नहीं था। फिजिक्स लेबोरेटरी तो किए थे, लेकिन उतना मजेदार लगता नहीं था वो। एक्सपेरिमेंट करके अलग फील आया कि हाँ अभी थोड़ा मजेदार है चीजें। फिर जिंदगी बदली और असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। अभी यहाँ पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, स्टूडेंट्स को अच्छे टीचिंग देना है। अभी कल को तुम आईआईटी क्वालिफाई करके अगर जम्मू आते हो तो हो सकता है मैं तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊं। तो ऐसे तुम्हें बहुत सारे टीचर्स अच्छे मिलेंगे यहाँ पे। प्रोफेसर जो है वो टीचिंग एक पार्ट है, हम रिसर्च भी करते हैं, कटिंग एज रिसर्च करते हैं। इंस्टीट्यूट ग्रोथ में भी हम काम करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के जो आसपास के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क है उसको भी इम्प्रूव करते हैं कि भाई हम और क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी के लिए क्या कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यही मैं बोलना चाह रहा था कि एजुकेशन लाइफ को बदलता है। 15 साल पहले, 20 साल पहले शायद मैं ये नहीं सोच सकता था कि हम लोग इतने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। 10-10 हजार, 20-20 हजार लोगों को इन्फ्लुएंस करने का अभी हमें पावर है। अब लगता है कि हम और ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। क्या हम 1 लाख लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? ऐसी पॉलिसीज बनाइए एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए। तो अभी लाइफ चेंजिंग मोमेंट यही है। धीरे धीरे आदमी और थॉटफुल होता जाता है। वो खुद के बारे में कम सोचता है और कम्युनिटी के बारे में ज्यादा सोचता है कि कैसे हमारा सोसाइटी डेवलप हो, कैसे स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटीज और बेहतर। नाउ कमिंग बैक टू योर टाइम मैनेजमेंट, जहां तक सवाल मैं देख रहा था, यशस्वी ने पूछा हाउ मच आवर वी नीड टू स्टडी। तो इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है यशस्वी, लेकिन अगर एग्जाम्पल के तौर पे लेते हो तो जैसे हम लोग जब थे 2004-2005 में, उस समय करीब करीब 16 से 17 घंटे हम लोग पढ़ने में ही लगाते थे, और जो बाकी 6-7 घंटे हैं उसमें डेली के जो कार्यक्रम है, नहाना और वट एवर इट इज, ब्रश करना और सोना, इसके अलावा कुछ था नहीं। आधे घंटे 1-2 घंटे शाम में टहलने निकल जाते थे, तो एक मूड फ्रेश होता था उस कारण से, और फिर हमें नई एनर्जी मिलती थी, नई ऊर्जा मिलती थी आगे पढ़ने के लिए। अब 15 घंटे अगर पढ़ रहे हो तो उसका स्प्लिट बहुत जरूरी है कि कितना घंटा तुम्हें क्या पढ़ना है। जैसे 15 घंटे अगर तुमने डिसाइड किया कि हाँ
5 घंटे मैथ्स, 5 घंटे फिजिक्स और 5 घंटे केमिस्ट्री पढ़ना है, तो उसमें 5 घंटे में भी तुमको वो डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना तुम्हें रिवीजन पे टाइम देना है। क्योंकि आज अगर कोई लेक्चर अटेंड करके आए किसी टीचर का, किसी प्रोफेसर का, तो वो तुम अगले हफ्ते भूल जाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने नोटिस किया है अपनी लाइफ में कि जब भी कोई लेक्चर अटेंड करके घर पे आओ तो उसे रिवाइज कर लो इमीडिएटली रिवाइज करो, हाथ मुंह धो करके नोट्स निकालो और देखो कि क्या पढ़ाया था सर ने, नरसिंह सर ने क्या पढ़ाया था, राजेश सर ने क्या पढ़ाया था। ये सब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने नोटिस किया है। और ये साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो चीज आप आज सीखे हो अगर उसको रिवाइज नहीं करते हो, एक हफ्ते बाद 20% याद रहेगा और 3-4 हफ्ते बाद तो फिर वो भगवान भरोसे ही है। तो इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, यशस्वी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। बिना रिवीजन किए अगर 15 घंटे भी पढ़ रहे हो तो कोई खास फायदा नहीं है। रिवीजन 15 घंटे में 1 घंटे रिवीजन करो कि आज टीचर्स ने क्या पढ़ाया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यशस्वी अगर और कोई सवाल है तो टाइप करते रहे ना। आदित्य पूछ रहे हैं डिसाइडेड टू इम्प्रूव माई सेल्फ बट माई विल पावर नॉट सपोर्ट। हाँ, तो विल पावर का तो मैंने जवाब दे दिया कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ करना है और अपने आसपास के कम्युनिटी को भी सर्विस देनी है, तुमने कुछ ऑब्जर्व किया कि हाँ वो चीज सही नहीं हो रही है, वो चीज सही नहीं हो रही है, उसे सही करने का तुमको पावर अगर चाहिए, कल को तुमको डीएसपी एसपी बनना है या फिर कोई बड़ा प्रोफेसर बनना है या फिर हो सकता है प्राइम मिनिस्टर ही बनना है, तो तुम्हें उस बेसिस पे एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए विल पावर अपने अंदर लानी पड़ेगी। विल पावर का कोई उपाय नहीं है, ये तुमको अपने जहन में डालना पड़ेगा कि हाँ मुझे कुछ करना है, और इसका कोई उपाय नहीं है, इसका देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। ये तुम्हें और अपने सीनियर से पूछो, अपने बड़े भैया से पूछो, चचेरे भैया से पूछो, बहन से पूछो जो ऑलरेडी ऐसे जगह पे पहुंच चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करो कि वो क्या सोचते हैं अपनी जिंदगी के बारे में। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन था हमारा आदित्य का हो गया। आशा पूछ रही है सम वेज टू मैनेज आवर टाइम एंड गेट द बेस्ट मैकेनिकल आउटपुट। हाँ, तो ये तो बताया मैंने, टाइम मैनेजमेंट में टाइम कितना भी पढ़ लो, 6 घंटे पढ़ो या 15 घंटे पढ़ो, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन, और अगर तुम एंड टाइम पे हो, लेट सपोज आईआईटी का या नीट का एग्जाम अगले महीने है, तो पिछले 1 महीने से 30 दिन तक ये डिसाइड करो कि हर दिन एक सैंपल पेपर 3 घंटे का करना ही करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंपल पेपर्स तुम्हें लगाने ही लगाने हैं 30 दिन तक। 30 सैंपल पेपर कर लोगे, तुम्हारा रैंक सडनली इंप्रूव हो जाएगा, फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाओगे। इस क्वेश्चन पे कितना टाइम लगाना है ये इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होगा। जब तक प्रैक्टिस में नहीं रहोगे तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि इस क्वेश्चन को छोड़ना है या करना है। बहुत सारे क्वेश्चन में तुम फंस जाते हो, क्वेश्चन से लड़ाई नहीं करनी है। अगर तुम्हें लग रहा है कि क्वेश्चन हार्ड है तो छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे सीखो। जब सारा क्वेश्चन पेपर कवर हो गया फिर वापस आए और देखे कि हाँ कौन कौन सा बचा। ये ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो तुम्हें कम टाइम वाले एग्जामिनेशन में बेनिफिशियल। राजेश हैज समथिंग टू ऐड। देखो यार, मेरे को भी थोड़ा सा ऐड करना है यहाँ पे। तुम्हारे दिन भर में 24 घंटा होता है, ठीक है, और ब्रेन को मेमोरी फॉर्म करने के लिए ब्रेन क्या करता है, अगर तुम कुछ भी करोगे तो पहले सबसे पहले वो काइंड ऑफ टेम्पररी मेमोरी में जाता है, और वहां से जब सोते हो तो मेमोरी फॉर्म होता है। तो सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर 24 घंटा टाइम है तो 8 घंटा सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 घंटा सो, उसके बाद कितना टाइम बचा, 16 घंटा बचा। कुछ भी कर लो तुम, थोड़ा बहुत तो आई मीन तुमको अपना जिंदगी जीने में थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा डिस्ट्रेस भी करना पड़ेगा। तो तुम देखे होगे, तो डिपेंड करता है कि कौन आदमी कितना पढ़ता है, बट तुम देखे होगे कि बहुत सारा आईएएस टॉपर लिखता है कि वो लोग 8 घंटा पढ़ता था लेकिन रेगुलरली पढ़ता था। ये नहीं करता था कि आज 15 घंटा पढ़ लिए और कल नहीं पढ़े, एक सप्ताह तक चाय पी रहे हैं जाके चाय दुकान पे और थोड़ा सा अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रेगुलरली पढ़ना है और तुमको खुद पेस अपना ढूंढना पड़ेगा। और जैसे तुमको अगर हम आज बोल दें कि नहीं जाओ आज से 18 घंटा पढ़ो, तो क्या होगा, एक आध दिन तो तुम करोगे, उसके बाद तुम्हारा ब्रेन बोलेगा है छोड़ो हटाओ नहीं हो रहा है, और छोड़ दोगे। अगर इतना आसान होता तो सब आदमी कर नहीं लेता, तो हमसे क्या पूछ रहे होते तुम। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि अगर तुम मान लो कि अभी तुम इस स्टेट पे हो कि तुम 5 घंटा पढ़ते हो, तो 5 घंटा से भला 6 घंटा है,
तो उसको इम्प्रूव करो। तो विल पावर तो प्रैक्टिस करने से ही इम्प्रूव होगा। जैसे हम बोले ना तुमको शुरू में ही कि पढ़ने में मन किसी को नहीं लगता है, सबको डिफिकल्टी होता है, पर्टिकुलरली तुम्हारे एज में। अरे बहुत कुछ करना है, खेलना है, इधर उधर घूमना है, बहुत काम करना है, साइकिल चलाना है, मोटरसाइकिल चलाना है, बहुत काम करना है, तो मन तो लगता नहीं है, ठीक है, लेकिन मन लगाना पड़ेगा। क्योंकि जो 2 साल है ना, अगर तुम इसको 100 सप्ताह, दैट्स इट, 100 वीक्स, राइट। तो तुमको इसेंशियली क्या, मेरा एडवाइस तो ये होगा कि तुम अपना स्वीट स्पॉट फाइंड आउट करो, और जितना पढ़ रहे हो उससे ज्यादा पढ़ो, और धीरे धीरे उसको बढ़ाओ। और झूठ मूठ का टाइम वेस्ट मत करो कि अगर यूक्रेन में लड़ाई में क्या हो रहा है, तुम्हारे बात करने से क्या होगा, यूक्रेन में क्या हो रहा है, कुछ नहीं होगा। किसी दिन डीआरडीओ में नौकरी करोगे, कोई चीज डेवलप करोगे, वैसे हम नहीं बोल रहे हैं कि डीआरडीओ में नौकरी करो, वॉर बहुत खराब चीज है, किसी का लाइफ इंप्रूव करोगे तो उससे अच्छा है कि थोड़ा सा खेलो, एक्सरसाइज करो। उनसे एक्सरसाइज करने से डिस्ट्रेस होता है लोग, ठीक है। तुम देखे होगे कि बहुत, जितना बार टॉपर वॉपर से इंटरव्यू करने जाता है तो देखोगे उसको बहुत बार फील्ड पे मिलता है, वो टेनिस खेल रहा होता है, क्रिकेट खेल रहा होता है, कुछ कर रहा होता है। तो जो भी कर रहे हो उसको, जिस स्टेट पे हो उसको बढ़ाओ। अब नवनीत तो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहा था बहुत दिन से, तो उतना, ऑफ कोर्स एट द एंड तुम्हारा गोल होना चाहिए। और एग्जाम से पहला रात को देखो, कुछ नहीं होगा। अगर एग्जाम से पहला रात को पढ़ोगे ना, पक्का फेल करोगे, लिख के देते हैं। अगर तुमको 100 आना होगा तो 50 आएगा, ठीक है। तो एग्जाम से एक रात पहले टेंशन नहीं लेना है। और दूसरा एक और बात हमको बोलना है कि देखो, पास फेल करना ना, सब आदमी एक ही काम नहीं करे, सब आदमी इंजीनियर बन जाएगा इंडिया में तो फिर क्या होगा। अभी तुम्हारा इंटरेस्ट हो सकता है कहीं और, अभी तो ठीक है, हम लोग तो इतना प्रिविलेज है नहीं कि हम आर्ट्स, फाइन आर्ट और ये वो करें। अपना जितना कोशिश हो सकता है करो, और उसके बाद जो रिजल्ट आए उसको एम्ब्रेस करो। जैसे तुम पूछ रहे थे ना विल पावर के बारे में, देखो यार, अगर कोई आदमी दरभंगा में है, इंजीनियरिंग नहीं किया, तो ऐसा थोड़ी है कि उसका लाइफ वेस्ट है। एकदम बढ़िया लाइफ जी रहा है, हम तुमको गारंटी दे रहे हैं। यहाँ कैम्ब्रिज में आने के बाद ज्यादातर टाइम मेरे को हॉट मिल नहीं मिलता है, तुम लोगों को 3 बार घर में खाना बना मिलता है, ठीक है। तो इट्स नॉट कि लाइफ खत्म हो गया। और मेंटल हेल्थ का अपना ध्यान रखो, एकदम बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लो, जितना हो सकता है करो, ठीक है। और समझो कि एक लड़ाई है, उस लड़ाई को जीतने के लिए जितना बन सकता है करो, बट रियलिस्टिक रहो। 24 घंटा होता है, 8 घंटा सो, 16 घंटा में जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, और थोड़ा डिस्ट्रेस भी करो अपने आप को, ठीक है। तो जैसे बोल रहे थे पहले कि एक्चुअली थोड़ा सा कैसे मन लगेगा पढ़ने में, फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई कैसे फन हो जाएगा अगर ग्रुप स्टडीज करोगे, दोस्त बना लोगे, और दोस्त Yes. पढ़ाई में ही, फ्रेंडशिप में ही बात करते करते पढ़ाई कर रहे हो, रादर देन यूक्रेन के बारे में बात कर रहे हो, और रादर देन और कोई चाय पी के वहां पे नेतागिरी कर रहे हो, ठीक है। तो अपना दोस्त बनाओ और दोस्तों के साथ पढ़ाई करो बैठ के, तो उसमें मजा आएगा तुम्हारे को। ये कोई क्वेश्चन सॉल्व करेगा, और कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं। अभी तुम लियोनार्डो दा विंची को दे देते फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने, तो वो नहीं कर पाता, तो खराब हो गया क्या, हो खराब। तो सब आदमी का अलग अलग कैपेबिलिटी होता है। सचिन तेंदुलकर से करवा लो फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व, फेल कर जाएगा वो, तो है ना। तो ऐसा थोड़ी है, तो ठीक है, कोशिश करो, जितना कुछ है सबसे कोशिश करो। और मोटिवेशन का एक ही तरीका है, जैसे नवनीत बोला, वो तो लाना पड़ेगा भाई। बोले ना, ब्रेन तो बोलेगा, और काम करने में बहुत मन लगता है। और थोड़ा बहुत करो और काम भी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मत करो। अभी लाइफ वापस नहीं आने वाला है। हम 20 साल के होते तो हम भी थोड़ा बहुत तो जो हम करते थे वो पक्का करते, बहुत ज्यादा चेंज नहीं करते हैं। तो जो नवनीत बोला एकदम सही बोला है। बट एट द सेम टाइम जितना कर रहे हो उससे थोड़ा ज्यादा कोशिश करो हर दिन, और कंसिस्टेंट रहो। ऐसा नहीं कि एक दिन किए और दूसरे दिन नहीं, कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंसी जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है। जैसे नवनीत बोला, रिवीजन बहुत जरूरी है। तो जैसे मेमोरी का जो बता रहे थे ना, तो ब्रेन में 2 चीज होता है, पहले तो सोते हो तो मेमोरी फॉर्म होता है, और दूसरा एक्चुअली देखो तुम्हारा ब्रेन का लिमिटेशन है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि तुमको, अगर हम तुमसे ये पूछेंगे अपने दादाजी के बारे में बताओ, कितना देर बताओगे? 10 मिनट बाद, 15 मिनट, आधा घंटा? तुम्हारे दादाजी 70-80 साल जिए थे, आधा घंटा में समराइज कर दिए। अब परदादा के बारे में पूछे ना तो 5 मिनट भी नहीं बोलोगे,
तो वैसे तुम भी भूले जाओगे कुछ दिन बाद, 10-200 साल बाद कोई तुमको याद नहीं रखेगा, मोस्ट ऑफ द लोगों को, ठीक है। तो हमारे ब्रेन का काम ये नहीं है ये सब। तो जो नवनीत बोला ना, रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होगा, तुम्हारा ब्रेन में बहुत चीज चल रहा है, सबके घर का स्थिति सेम नहीं होता है, मतलब घर में बहुत कुछ चल रहा है यार। तो क्या करना पड़ेगा, तुमको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, रिवीजन करो, उसको फिर से देखो, जैसे बोला उस दिन आके देख लो, फिर 2-3 दिन बाद एक बार क्विकली देख लो, और फिर 1 आध सप्ताह बाद फिर से देख लो, और रिवीजन करो, और कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, एंड दैट इज इट। मेरा तो यही एडवाइस है भाई। नाइस। हाँ, तो आदित्य वही विल पावर का एग्जांपल अब जैसे दे रहे थे ना राजेश सर, एकदम बिल्कुल सही बोले हैं। तो जैसे मैं क्या करता था ना कि अभी तो चलो आज लेट्स सपोज मैं 10th एग्जाम पास किया, रिजल्ट आ गया, मिठाई बांट दिए, लड्डू बांट दिए, जो भी हुआ पास हुए, थोड़ी देर के लिए मोमेंटरी खुशी मिली कि हाँ 85% आ गया, 99% आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट तुरंत अगले दिन या उसके 2-3 दिन बाद ना तुरंत नए मूड में आ जाओ कि हाँ अब नया चीज क्या है, नेक्स्ट गोल क्या है तुम्हारे लाइफ का। नेक्स्ट गोल 12th है, IIT है, नीट है, मेडिकल है, कहाँ जाना है, उसके बाद फिर नेक्स्ट गोल क्या है। तो वो हमेशा ध्यान में रखते रहो, थोड़ा कहीं ना कहीं अपने कॉर्नर में 5% हर दिन अपने दिमाग का उधर खर्च करो कि हाँ आगे जिंदगी में करना क्या है। फॉर्चुनेटली हमारे साथ था कि हमारे बड़े भैया थे, पिताजी थे, वो काफी एजुकेटेड थे और वो हमें बताते रहते थे कि हाँ पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। जैसे हम लोग बिहार में बोलते थे कि नहीं पढ़ना तो महेश शर्मा, समथिंग लाइक दैट, महेश राम तो मठो का, ऐसा भी कुछ था। लेकिन मोटिवेशन हम लोग को दिया था बड़े भैया थे, वो बोलते रहते थे कि हाँ पढ़ते रहो। और मैथ हमारा फेवरेट बन गया था। अब विल पावर मेरे में कैसे आया था ये मैं तुम्हें ब्रीफली बताता हूँ, बहुत 1-2 मिनट में। मैथ मुझे शुरू से इंटरेस्टिंग था। 11th-12th में ओलंपियाड में भी अपीयर हुए, स्टेट ओलंपियाड में पार्ट भी लिए, वहां पे क्वालिफाई भी किए, नेशनल नहीं जा सके, वो क्लास हो गया किसी और एग्जाम से। मैथ एक ऐसा चीज था जो मुझे लगता था कि ये मेरा ओपोनेंट है और मुझे इसे जीतना है। कोई भी मैथ का सवाल उठा करके दे दो, अगर वो किसी से नहीं बन रहा है तो वो ऐसा हो गया था कि वो मेरे पास आता था कि भाई ये सवाल नहीं बना। तो ये एक क्रिएट हो गया था। क्यों? क्योंकि 1-1.5 साल तक मैं मैथ ही पढ़ा, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। ये गलती हुई थी मेरे से। तो अभी क्या है ना कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट उठाओ और उसे पूरी तरह से जीत जाओ। ये एक तरीका है विल पावर गेन करने का। हर सवाल से लड़ो कि हाँ ये नहीं कैसे बनेगा। अगर इस चैप्टर में सवाल नंबर 39 अगर दिया हुआ है तो इसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट से तो बनेगा, वो अगले वाले चैप्टर के कॉन्सेप्ट से नहीं बनेगा। तो ये तुम्हारे अंदर मेंटालिटी आनी चाहिए कि भाई क्यों नहीं बन रहा है सवाल। अगर क्वेश्चन जो बना हुआ है चैप्टर 7 वर्क एंड पावर का एक दिया हुआ है, फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट पे अगर दिया हुआ है क्वेश्चन, वो बनेगा ही बनेगा। कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में मुश्किल हो रही है, तो पहले खुद सोचो, जितना सोचना हो सकता है सोचो, फिर अपने दोस्तों से पूछो कि क्या तुमने ये सवाल बनाया। नहीं बना तो अगले दिन टीचर से पूछो, प्रोफेसर से पूछो कि सर ये वाला सवाल नहीं बन रहा। तो जब तक तुम अपना पूरा 100% नहीं दे दोगे, बार बार उसी सवाल पे आओ, नहीं कैसे बन रहा है, फिर 2 घंटे खेले, वापस आए, फिर उसी क्वेश्चन पे से लड़ाई चालू की। तो ऐसे करके मैं अपना विल पावर गेन किया था, जिसको हम लोग बहुत बार रेजिलियंस भी बोलते हैं कि तुम्हें एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए किसी भी सवाल से लड़ने का और जीतने का। हाँ, अभी राजेश सर ने जैसे बताया, शाश्वत पूछ रहा है हाउ टू रिवाइज प्रीवियस चैप्टर। तो अब इसमें कोई थंब रूल तो नहीं है कि हाँ ऐसे ही करोगे तो सक्सेस मिल जाएगा और रिवाइज कर लोगे। मैं क्या करता था कि पहले तो जैसे मैंने बताया कि जो भी हमारे प्रोफेसर पढ़ाते थे, टीचर पढ़ाते थे, उसको आकर के सबसे पहले रिवाइज करते थे। उसके बाद ही कहीं बाहर घूमना या फिर खाना पीना होता था, पहला चीज। दूसरा चीज, जो प्रोफेसर नहीं पढ़ा रहे हैं उसको खुद ही पढ़ते थे, है ना। हो सकता है कि प्रोफेसर धीरे पढ़ा रहे हो, तो हम लोग क्या करते थे कि खुद ही पढ़ते थे। कोई भी केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का किताब उठाए, बिना चाहे सुलेमान उठाए और अपना पढ़ना चालू करते थे। तो जितना पढ़े, लेट सपोज आज 10 पन्ना पढ़े कंसेप्ट वाइज, अगले दिन वापस उसी 10 पन्ने को 2 घंटा में हम लोग पढ़ जाते थे। जो आज 6 घंटा में पढ़े हो, रिवाइज 2 घंटे में हो जाएगा, उसके अगले दिन वो रिवाइज 30 मिनट में हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके ना, रिवीजन करके जब भी हम अगले दिन बैठते थे
पिछले दिन का रिवीजन करते थे और शुरू से लेकर अंत तक रिवीजन करते थे। तो ये एक तरीका था जिससे जो मुझे सक्सेस दिया, चीजें याद हो गई, कंठस्थ हो गई। एक टाइम पे तो ऐसा था शाश्वत की मुझे पेज नंबर पे कंटेंट याद था कि कौन से पेज नंबर पे क्या कंटेंट है। इतना ज्यादा रिवाइज कर लिए थे और इतना ज्यादा वो मेमोराइज हो गया था। तो मैं नहीं बोलूंगा कि ये सही तरीका है, ये मेरे लिए काम किया, हो सकता है तुम लोगों के लिए भी काम किया। राजेश को कुछ ऐड करना था यार। राजेश को सिर्फ एक ही बात बोलना है, जब नवनीत बोल रहा था ना 10वीं पास किए नंबर आ गया तो लगा कि अच्छा, तो ये जो है ना चलता रहेगा जिंदगी में। 10वीं पास कर जाओगे, फिर आईआईटी पास कर जाओगे तो हो गया, फिर आईआईटी में चल जाओगे तो लगेगा, आईएससी में निकल जाओगे तो हो गया, नौकरी लग गया तो हो गया, नौकरी में प्रमोशन। तो यही जिंदगी है एक्चुअली, इसेंशियली यही जिंदगी है। अभी नर्सिंग से पूछो जितना, और इन दोनों से पूछो, जितना ग्रांट एप्लीकेशन लिखता है सब सक्सेसफुल थोड़ी होता है। पेपर लिखते हो सब एक्सेप्ट थोड़ी हो जाता है। रिजेक्शन पार्ट ऑफ लाइफ है। व्हाट वी कैन डू इज कि पुट बेस्ट ऑफ यू। आई मीन रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हम साला कोशिश नहीं किए, ठीक है, ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए। और बाकी इट्स ऑल राइट। तुम्हारे घर वाले जो, एक बात बताओ यार, तुम्हारे कई रिलेटिव होंगे जो आईआईटी में नहीं गए हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि कोई लूज कर गए, कुछ भी लूज नहीं किए हैं। तो इट्स ओके, ट्राई योर बेस्ट एंड देन उसके बाद देखो कि क्या हो सकता है, ठीक है। और जैसे एक और सिंपल तरीका है इसको कैसे अब इम्प्रूव कर सकते हैं। 6 लोगों का ना टीम बनाओ। जैसे अगर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री कर रहे हो तो 6 लोगों का टीम बनाओ। नीट कर रहे हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 6 लोगों का टीम बनाओ। ऐसे 2 लोग जिसका मैथ एकदम सॉलिड हो, फिर 2 लोग जिसका फिजिक्स सॉलिड हो, और फिर 2 लोग जिसका केमिस्ट्री सॉलिड हो। तो 6 लोग का टीम बनाओ। कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो तुम 6 लोगों में किसी एक से नहीं बनेगा। तो हम लोग यही स्ट्रेटेजी अपनाते थे। हम लोग अपने ऐसे 7-8 लोग, हम लोग अपना ग्रुप था जिसमें कुछ लोग केमिस्ट्री इतना स्ट्रांग था, मतलब वो उस पे ना उस समय रिसर्च कर लेता था कि हाँ ये कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है तो लोन पेयर किधर घूमेगा, वो जो हम लोग सोच ही नहीं पाते थे क्योंकि केमिस्ट्री हम लोग का स्ट्रांग नहीं था। लेकिन हम लोग, मेरा स्ट्रांग मैथ था, तो वो मैथ नहीं कर पाते थे अगर बहुत डीप सवाल आया तो ये राजेश सर से बोल रहे हैं कि ग्रुप स्टडी में ना, ग्रुप स्टडी में ऐसा नहीं है कि ऐसा मत ग्रुप बनाओ कि सभी का मैथ स्ट्रांग हो। तो ऐसा ग्रुप बनाओ कि सब इक्वली स्ट्रांग हो, जिसका जो तुम्हें लगता है कि हाँ, अगर जैसे नैन्सी है, ओम मिश्रा यहाँ पे, केमिस्ट्री अगर स्ट्रांग है तो उसको अपने टीम में शामिल करो और ग्रुप डिस्कशन करो। हर दिन मिलो, बात करो, एक आध इंपॉर्टेंट सवाल जो नहीं बना है तुम्हारे उस पूरे दिन में, उसको अपने ग्रुप में रखो कि हाँ ये सवाल नहीं बन रहा। तो एक और बात मेरे को सिर्फ बोलना था कि तो क्या मेरिट ऑफ द स्टोरी क्या है कि ये तो हमेशा लगेगा कि ये कर लेते तो ये हो जाता, ये कर लेते तो जो छोटा छोटा मोमेंट है ना उसको एंजॉय करो। वही लाइफ है। जैसे मैट्रिक में अच्छा मार्क्स आ गया तो सेलिब्रेट करो थोड़ा सा, उसके बाद फिर से लग जाओ इंटर के लिए फिर आईआईटी के लिए लग जाओ, आईआईटी में हो गया तो बहुत अच्छा है, सेलिब्रेट करो। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, जो कर सकते हो करो। और हाँ, ये है कि तुम्हारा लाइफ अभी ही है। हो सकता है कि कई लोग आईआईटी इसलिए ज्वाइन किए हैं क्योंकि आईआईटी का एग्जाम इसलिए देना चाह रहे हैं क्योंकि सोसाइटल प्रेशर है, एंड इट इज अंडरस्टूड, बिहार में है ऐसा। और दूसरा अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। अभी हम तुमको आर्ट्स पढ़ना भी है तो जाके पढ़ोगे कहाँ? तो एक्चुअली हम लोग बोले ना कि हम लोग पढ़ते सिर्फ इसलिए थोड़ी है कि खाली पढ़ना है, तो रोजी रोटी जुड़ा हुआ है भाई उससे, नहीं पढ़ेंगे जाएंगे कहाँ? मेरे जब हम पढ़ते थे ना तो उसमें एक लड़का था धर्मवीर, तो धर्मवीर अपने रूम में लिख दिया था, हे धर्मवीर पढ़ा पढ़ा ना तो ठेला घिचवा लिटरली रूम में लिख के रखा था, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन। और धर्मवीर कहाँ है राजेश? और आज धर्मवीर कहाँ है? धर्मवीर का भाई आईआईटी चला गया। धर्मवीर सरकारी नौकरी कर रहा है। धर्मवीर सरकारी नौकरी चाहिए था, उसको मिल गया। तो पॉइंट ये है कि हम ये नहीं बोल रहे हैं, ऐसा भी बात नहीं है कि ठेला घिसना खराब बात, कोई खराब बात नहीं। पॉइंट ये है कि तुमको बाद में ना ये लगना चाहिए कि अरे हम कोशिश किए थे और नहीं हुआ, मेरा किसी और चीज में मन लगता है, हम वो चीज ढूंढेंगे और करेंगे। कोशिश पूरा करो, जितना हो सकता है उतना करो, और अपने आप को किल मत करो यार। मतलब ठीक है, जितना होता है उतना करो और जरूर कोशिश करो। और जैसे नवनीत बोल रहा है, ग्रुप बनाओ, थोड़ा स्ट्रैटेजिक रहो। तुम लोग एडल्ट हो गए हो यार,
बच्चा थोड़ी हो। और सब आदमी के लिए भारत दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं, 7 बिलियन लोगों का 7 बिलियन माथा है। घर में देखे हो कभी 2 आदमी का माथा मिला है? 7 बिलियन लोग हैं, तो वो भी नहीं हो, कॉन्फ्लिक्ट भी होगा और तुमको उन सबको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तुम लोग एडल्ट हो, एडल्ट की तरह बिहेव करो। तुम लोग अपना अपना पाथ ढूंढो कि मान लो कि जैसे नवनीत बोला 6 आदमी का ग्रुप, तुमको लग रहा है 5 आदमी का ग्रुप बनाना, बनाओ भाई 5 आदमी का ग्रुप बनाओ। तुम अपना ढूंढो। बट मतलब हम लोग क्या है, हम लोग इमेजिन कर रहे हैं सिनारियो और प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। वो कोई दवाई नहीं है, तुमको अपना दवाई अपने ढूंढना पड़ेगा इस केस में। और मतलब हम लोग जस्ट तुमको आइडिया दे सकते हैं कि हाँ 6 आदमी का ग्रुप बना लो। और हम लोग ये भी आइडिया दे सकते हैं कि ग्रुप को डाइवर्सिफाइड रखो, ऐसा ना कि सब आदमी मैथ कर रहा हो, तुम लोग सब मैथ का क्वेश्चन सवाल करके एंजॉय कर रहे हो। एग्जाम में पता चला जैसे नवनीत का हुआ था कि वैसे भी सॉल्व नहीं हुआ, खाली मैथ सॉल्व करके आ गए। तो वो भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा स्ट्रैटेजिक रहो, थोड़ा स्ट्रैटेजिक रहो। अभी घर वाले तुम्हारे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तुम्हारा फैमिली बहुत लविंग है, उन सब का रिस्पेक्ट करो थोड़ा और कोशिश करो, और जितना हो सकता है कोशिश करो। यही मेरा एडवाइस है। और कोई अगर चैप्टर है ना, जैसे राजेश सर जैसे बताया, उसके साथ क्या कर सकते हो कि कोई चैप्टर को अगर रिवाइज करना है, जैसे मान लो सीक्वेंस एंड सीरीज रिवाइज करना, तो एक तरीका ये हो सकता है कि अपने छोटी बहन या मम्मी या पापा या छोटा भाई, बड़ा भाई, बड़ी बहन को बोलो कि पिछले वाले चैप्टर में कोई रैंडमली 5 सवाल दे दे। तो वो भी एक तरीका है तुमको खुद से रिवाइज करने का कि हाँ अगर वो 5 सवाल बन गए तो भाई तुम्हें याद है। तो ये एक तरीका है जिसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कोई भी चैप्टर को रिवाइज करने के लिए रैंडमली 10 सवाल लो और सॉल्व करो। ओके, तो ये सारा चीज़ तो हो गया। नवनीत ये बताओ कि मतलब जब तुम +2 से अच्छे जगह पढ़ने चले गए तो तुम्हारा लाइफ में क्या बदला? मतलब क्या वो वाव टाइम क्या था? मतलब बीएचयू जाके क्या लगा कि मतलब नहीं यहाँ आना वर्थ था या वो मेहनत वर्थ था? ये तो आईआईटी में एक चीज तो तुम्हें मिलेगा कि सारे लोग उतने ही इंटेलिजेंट हैं। तो जो पहले 11th-12th में लगता था कि हाँ हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो आईआईटी में किल हो गया, क्योंकि सारे लोग उतने ही होशियार थे। और अब वहां तुम्हें उन लोगों में परफॉर्म करना था, तो ये एक प्रेशर रहता है आईआईटी के स्टूडेंट्स पे, जो मैं यहाँ भी देखता हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें कोई भी अगर डाउट हो आओ पूछो, डाउट अपने दिमाग में मत रखो। इसलिए मैं व्हाट्सएप नंबर वगैरह भी सब दे देता हूँ, डाउट हो तुरंत पूछ करके डाउट हटाओ। तो एक चीज मैंने ये देखा कि कंपटीशन वहां भी स्टिफ है। आईआईटी क्वालिफाई करने के बाद, एडमिशन लेने के बाद वहां भी स्टिफ है। कोर्सेज क्वाइट हेवी हैं। अभी तो सारे आईआईटी कोर्स रिवाइज कर रहे हैं। बॉम्बे का तो आज ही न्यूज आया, लेकिन मैं जान रहा था पिछले 2 महीने से कि बॉम्बे कोर्स अपना करिकुलम रिवाइज कर रहा है। आईआईटी जम्मू ऑलरेडी रिवाइज कर चुका है, हम सैंक्शन करने वाले हैं बोर्ड में। तो एक 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें मुझे मिली आईआईटी ने, जो मुझे दिया। अच्छा हेल्दी कंपटीशन दिया कि अब और आप में जो इंटेलिजेंट लोग आए हैं उसमें भी आप इंप्रूव करने के चांसेस को एक्सप्लोर करिए। दूसरा जो हमें आईआईटी दिया वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दिया, बहुत अच्छे ग्राउंड्स और जिम फैसिलिटीज, चलने का, सुबह उठ करके दौड़ने का, जॉगिंग करने का, लिटरेरी सेक्शंस होते थे हमारे यहाँ, स्पोर्ट्स के बहुत सारे सेक्शंस होते थे। जिसको गिटार बजाना है वो 1 घंटा गिटार बजा रहा है, जिसको डांस करना है 1 घंटा डांस किया। रोबोटिक जिसको बनाना है, रोबोट, माइंड डिटेक्शन सिस्टम, जिसको जो बना रहा है अपना रोबोटिक्स में लग गया भाई, हाँ मैं ऐसा एक छोटा सा कार बनाऊंगा। या फिर सो मेनी क्लब्स आर देयर, बहुत सारे क्लब्स होते हैं। प्रोफेसर्स बहुत अच्छे मिले जो अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा इंप्रूव किए। तो एक आईआईटी तुम्हें बहुत कुछ देगा और उसमें तुम्हें भूलने का भी खतरा होता है। तुम उसमें गुम हो सकते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अब आईआईटी ज्वाइन कर लिए, अब यहाँ पे कुछ करो ना करो, नौकरी लगनी है, सुबह 9 बजे उठेंगे, शाम को 6 बजे जाएंगे और नौकरी करेंगे जिंदगी भर। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये तुम्हें रियलाइज होगा। अब इंडिया जिस जोन में है वो नौकरी जोन में नहीं है, सर्विस जोन में नहीं है। इंडिया चॉइस जोन में है, जो यूएसए 25 साल पहले था। 25 साल 30 साल पहले यूएसए में, अमेरिका में तुम देखोगे तो वहां पे नौकरी के पीछे मारामारी नहीं हुई थी। वहां चॉइस करते थे लोग कि हाँ मुझे अब आईएएस नहीं बनना, मुझे एसपीडीएम बन के कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो मैं जहां मैं बेस्ट हूं
मैं वही करूंगा और उसमें मैं खुश रहूंगा। वो हैप्पीनेस और चॉइस जनरेशन जो आई है ना इंडिया में, आ गई है। तुम्हारे टाइम पे, तुम लोगों के टाइम पे तो ये और प्रोमिनेंट हो जाएगा, बहुत डोमिनेंट हो जाएगा ये। अब लोग आईएएस के पीछे नहीं जा रहे हैं, ये मैं बता दे रहा हूँ। एज तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आईआईटी तुम्हें देगा, हायर एजुकेशन के चांसेस तुम्हें देगा। तुम बाहर, जैसे राजेश सर हैं, कैम्ब्रिज जा सकते हो एमटेक पीएचडी करने के लिए, नौकरी कर सकते हो। आईआईएम में मास्टर्स एमबीए करने जा सकते हो। नवनीत, बहुत सारे चॉइसेस थे। वन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ये मीटिंग 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। जो लिंक आप लोगों के पास है वही लिंक पे रीज्वाइन करना है। सो विल कंटिन्यू एज मीटिंग एंड्स। आप सेम लिंक पे रीज्वाइन कीजिए, हम लोग सारे लोग वहाँ पे फिर से रीज्वाइन करेंगे। नवनीत और राजेश हमारे साथ कंटिन्यू रहेगा। यस नवनीत कंटिन्यू। हाँ, हम आईएएस चूज कर सकते हैं कि अब हमें आईएएस नहीं भी बनना। ठीक है, गो अहेड। बिल्कुल। और नवनीत थोड़ा बताओ यार, मस्ती बहुत होता था आईआईटी में, वो भी बहुत बड़ा हाँ, मोटिवेशन है। बहुत खाली है काम तो। थोड़ी करना है यार। मैं क्रिकेट, जैसे मैं क्रिकेट खेलता था तो क्रिकेट में मैं इंस्टीट्यूट टीम में आ गया, फिर यूनिवर्सिटी टीम में आ गया। बहुत उसमें भी रिसर्च करते, क्रिकेट में भी रिसर्च करते थे हम लोग। यहाँ ऐसे बॉल पकड़ेंगे तो आउट स्विंग होगा। हमारे टाइम पे जहीर खान और ये श्रीनाथ, ये सब हमारे रोल मॉडल हुआ करते थे। जेम्स एंडरसन था हमारे टाइम। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आईआईटी तुम्हें देगा। नई नई स्किल्स तुम में ढूंढेगा। तुम खुद ढूंढोगे नई नई स्किल्स और उसको इम्प्रूव करोगे। सो अरे बियॉन्ड इसके बहुत मजा है यार यूनिवर्सिटी में। हाँ, मिलेंगे बहुत कलाकार लोग मिलेंगे तुम्हारे को, मतलब जिंदगी राजस्थान से आएंगे, तमिलनाडु से आएंगे। अब तो आईआईटी दुबई में भी खोल दिया है, तो हो सकता है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो, वहां के लोग तुम्हारे आईआईटी में आए। बहुत डाइवर्सिफाइड है आईआईटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ज्यादा जो यूनिवर्सिटी होता है ना, अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, वहाँ तो सब लोग आते हैं अपना, और बहुत मजा आता है हमें। इट्स वर्थ गोइंग देयर, इट्स वर्थ गोइंग। पीपल के पेड़ के नीचे हवा खाना गर्मी के दिन में बहुत मजा आता है, लेकिन आईआईटी में बहुत मजा आता है। खाली काम नहीं करना है, बहुत मजा आता है। तो ऐसा नहीं है। तो इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग दिस 100 weeks एंड गोइंग देयर। लाइक इट विल ओपन सो मेनी डोर्स फॉर यू। जो करना है करो। मतलब मान लो कि तुम्हारे को पोएट्री करना है तो पोएट्री भी कर सकते हो वहां। तो मान लो कि अभी नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा अभी तो पोएट्री करोगे तो ठीक है, दुकान खोल के पोएट्री करना पड़ेगा, फिर किताब छपेगा नहीं। आईआईटी जाके पोएट्री करोगे तो किताब छप नहीं सकता है, दुनिया को बस एक्सप्रेस कर सकते हो अपने आप को। तो हमारे ऐसे बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र हैं, जैसे निखिल सचान, जो अपने पैरों पर बहुत बड़ा उसका सेलर रहा। ये फिर इसको तो जानते ही होंगे, 5.1 का जो ऑथर है वो भी आईआईटी कानपुर से ही था। तो जैसे राजेश सर बोल रहे हैं ना, वैसे बिल्कुल संभव है। और वही मैं बता रहा कि अभी भी खाली स्किल्स मिलेंगे, करोगे। हम लोग अभी भी खाली काम बोल रहे हैं। हम जाते हैं दिल्ली नर्सिंग के आईआईटी में, ऐसे ही मस्ती करते हैं कितना। तो वहाँ पे वो है, कैफेटेरिया है, ये वो है, वहाँ पे जाओ, बैठो, गप मारो, दुनिया सॉल्व करने का कोशिश करो। करते हो इंजीनियरिंग, स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में बात करो, है ना। तो वो सब भी बहुत मस्ती है वहाँ पे, ऐसा नहीं है, बहुत फन है। इट्स वर्थ गोइंग। मतलब हम तो यही बोलेंगे कि जा सकते हो तो जाओ। जस्ट टू ऐड यार, आईआईटी की छत पे बैठ के तुम जितना मस्ती कर सकते हो लाइफ में, या किसी एम्स की छत पे बैठ के तुम लाइफ में जितना मस्ती कर सकते हो, मतलब हम तुमको कह सकते हैं कि मंगल ग्रह पे भी तुम उतना मस्ती नहीं कर सकते हो। मंगल ग्रह पे कहाँ मस्ती होगा? मतलब हम कह रहे हैं मतलब दुनिया हिला दोगे यार। तो हम जब भी इंडिया आते हैं तो हम दिल्ली आते हैं। पहले दिल्ली में हम जाएंगे, एक आध दिन नर्सिंग के साथ ऐसे ही मस्ती करेंगे। अभी सोचो, तो एक आध दिन ऐसे ही जाएंगे वहाँ। कितना नर्सिंग कहाँ बुलाते हैं तुम्हारे को? हर कैफेटेरिया में आ जाओ, कैफेटेरिया में यार बैठो, हाँ गप मारो थोड़ा, फिर लोगों को बुलाओ। तो एक्चुअली बहुत मस्ती है, बहुत मजा है वहाँ पे। कोई ड्रामा कर रहा है, कोई स्टैंड अप कर रहा है। मेरे साथ एक लड़का था, वो उसका नाम है, क्या नाम है उसका, बहुत फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन है वो, अभिषेक उपमन्यु। मेरे से 1 साल जूनियर था। तो और उसका कॉमेडी हमेशा चलता रहता था। ऐसा नहीं है, हम लोगों को पता नहीं था कि कॉमेडियन बनेगा, कॉमेडी हमेशा चलता रहता था।
अरे यार अरे तो देख, बहुत कलाकार लोग मिलेंगे, बहुत मजा आएगा तुम्हारे को, तो it's यार worth जो it। जितना जाओ। टैलेंटेड है वो उतना कलाकार भी है, ठीक है, वो तुम्हारे बीच मानो बैठता है, वो टैलेंट दिखाता है, बट उसके साथ हाँ, बैठ के फन भी उतना ही ज्यादा है, मतलब ठीक है, एकदम फन है, क्रिएटिव। हॉस्टल में बहुत मजा आता है। प्रोफेसर का भी अरे कई स्टूडेंट इतने अच्छे होते हैं ना, प्रोफेसर को इलास्टिक लिमिट के बाहर स्ट्रेच करके छोड़ देते हैं, स्पेस को पार करके, ठीक है। बहुत मजा आता है यार, बहुत मजा आता है इंस्टीट्यूट में। तो आईआईटी it's हॉस्टल लाइफ किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज का बेस्ट होता है, और आईआईटी का तो खैर आईआईटी अलग में तो ही। पर्टिकुलरली यार, आईआईटी में रिसोर्सेस है, तो आईआईटी और अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में रिसोर्सेस है, तो इट्स वर्थ एन एंडेवर जस्ट फॉर योर लाइफ, जस्ट फॉर फन। 100 वीक इन्वेस्ट करो, उसके बाद 200 वीक एकदम फन है। 200 वीक का है यार, 100 साल तक वो 100 साल तक वो सपना में आता रहेगा यार, अभी मुझे इंजीनियरिंग सपना में आती हाँ, है, बिल्कुल। छत पे बैठे हुए ये अभी भी हम लोग अपने बैचमेट से या जूनियर से, कल ही मेरा एक 3 साल जूनियर फोन कर रहा था, तो पूछ रहा था कि भैया खेलना स्टार्ट किया कि नहीं। बोला हाँ, खेलना स्टार्ट कर चुका हूँ मैं। वही है, तो इंटरटेनमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है ना। हम्म, and it gives So, you the an robot- access to that also, the best, the best place to entertain with best mind of the country, entertainment भी करो तो बेस्ट माइंड ऑफ द कंट्री के साथ एंटरटेनमेंट करो। अरे खाली बेस्ट माइंड नहीं है नर्सिंग, तुम्हारे आईआईटी में कौन आता है, कौन आया था, मेरे को पता है कौन आया था, अरिजीत सिंह ने कौन आया था एनुअल फेस्ट पे, राइट? आई मीन bloody hell, like I mean it's worth going there and enjoying your life, and it's worth investing your time now. और अरिजीत सिंह से मिलोगे तो वो भी कहेगा तुम मेरे से ज्यादा टैलेंटेड हो। राजेश सर जैसा बता रहे हैं ना, हम लोग जैसे बीएचयू में थे तो स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हम लोग कभी कभी गौतम गंभीर को बुला लिए थे। फिर एक बार जो शूटर है ना यशपाल, वो आ गए थे। हम लोग का जो फैशन शो हुआ करता था, जो कल्चरल शो जिसे बोलते हैं, उसमें नेहा धूपिया आई थी एक बार। कैलाश खेर आ चुके हैं, पलाश सेन आ चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे जबरदस्त लोगों को भी लाइव देखने का मौका मिले। और बहुत लोग आएंगे, और बहुत लोग इसी में से नेहा धूपिया और कैलाश खेर बनेंगे। तुम भी बन सकते हो, तुमको एक्सप्रेस करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा वहां पे यार। और पलाश सेन भी एक्सेप्ट करेगा कि तुम मेरे से ज्यादा टैलेंटेड हो, बोलेगा यू आर द ब्रिलियंट माइंड ऑफ द कंट्री। हाँ एब्सोल्युटली। और अभिषेक उपमन्यु जैसे था, बताया ना, उसका कॉमेडी दिन रात चलता रहता था। अरे सर क्या कर रहे हो, आ जाओ। तो आप समझो कि अभिषेक उपमन्यु का कॉमेडी फ्री में मिल रहा है, वो क्रिएट कर रहा है वहां पे कॉमेडी, हमारे ऊपर कॉमेडी कर रहा है। तो इट्स फन, इट्स वर्थ गोइंग, वर्थ डूइंग इट। तो आज हम लोग बात कर रहे थे और रियलाइज़ किए कि आईआईटी या एम्स कहीं भी हम जाते हैं तो हमें एक इंटेलेक्चुअल एक्सेस मिलता है, एक हेल्दी कंपटीशन मिलता है, ए प्लेस टू प्रूव योर टैलेंट और योर एबिलिटी एंड टू चूज द वेरियस एबिलिटी व्हाट यू हैव। हमें अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ पे वर्क करने को मौका मिलता है। अगर इफ़ यू आर गुड विथ मैथ्स यू माइट चूज ए प्रोजेक्ट विच इज़ मैथ्स इंटेंसिव। अगर आपको कोई माना सर्जरी पसंद है, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, यू माइट चूज इंटर्नशिप जहाँ पे सर्जरी होती है। मतलब यू गेट टू चूज व्हाट यू आर गुड एट एंड व्हाट यू लाइक टू डू। लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ऑप्शन मिले वो करने का जो आप करना चाहते हो। तो वो एक्सेस मिलने के लिए जरूरी है कि आप मेहनत करके अच्छी जगह लैंड करें एंड देन आप चूज करें कि आपको लाइफ में क्या पसंद है। एज वेल एज आपके साथ आपके ग्रुप में जो लोग रहेंगे, एक हेल्दी कंपटीशन होगा। बट एज वेल एज हम लोग बात कर रहे थे, एक अच्छा आदमी या एक टैलेंटेड आदमी वो केवल एकेडमिकली टैलेंटेड नहीं है, उनके साथ समय बिताना भी एक इंटरटेनिंग टाइम होता है, एक लाइफ लॉन्ग मेमोरी होता है। और आज हम बात कर रहे थे कि 100 वीक इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में बिताने के बाद 100 साल तक वो सपना में आता है और अच्छे तरीके से, मतलब इंजॉयबल मोमेंट सपने में आता है। तो वाई नॉट टू परस्यू समथिंग फॉर 100 वीक्स फॉर विच मेमोरी विल एनलाइटन यू फॉर 100 ईयर्स। ठीक है। एंड ऑब्वियसली इसके साथ अटैच्ड है कि आपके फैमिली और आपके फ्रेंड दे फील गुड अबाउट यू, दे फील गुड दैट आपके पास जो पोटेंशियल थी, आपके पास जो कैपेबिलिटी थी, वो आप अचीव कर पाए। ठीक है। और इससे इम्पॉर्टेंट एज राजेश बार बार स्ट्रेस कर रहा था, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है
कि आपके लाइफ में कभी आपको ये रिग्रेट ना हो कि नहीं मेरे पास पोटेंशियल थी, मेरे पास एबिलिटी थी, मैं मेहनत करता तो ये हो सकता था। तो प्लीज़ जो भी कीजिए इस तरीके से कीजिए कि आज से 1 साल बाद या 2 साल बाद आपको ये रिग्रेट नहीं रहे कि काश मैं यदि मेहनत किया रहता तो ये संभव था। एज वेल एज राजेश बार बार स्ट्रेस कर रहा था कि डेली इम्प्रूव, कंसिस्टेंसी और डेली अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। ठीक है, नवनीत अपने एग्जाम्पल से बता रहा था कैसे पहले वो रिदम लाया, वो रिगर लाया, इवन उसे मैथ्स पसंद थी, पहले मैथ्स करके वो एक कॉन्फिडेंस लाया, एक फन लाया कि मतलब पढ़ना भी इंजॉयबल चीज हो सकता है। उसके बाद देन ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन ऑल सब्जेक्ट्स एंड ही कॉन्कर्ड। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि हमें अपने साथ लंबे समय तक ले जाना चाहिए। अगर आपसे कोई मतलब यदि इस वेबिनार से कुछ चीज़ें सीख के जानी है तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें सीख के जानी चाहिए। एज वेल एज दोनों नवनीत और राजेश कह रहा था कि ये सारी चीज़ें एक पॉइंटर है, ये आपके इंडिविजुअल के लिए सॉल्यूशन नहीं है। इस सारे पॉइंटर्स से आपको सीख के हर किसी का प्रॉब्लम, हर किसी का सिचुएशन जो है काफ़ी अलग है कंपेयर टू नवनीत, कंपेयर टू राजेश और कंपेयर टू एनी वन ऑफ अस। और इसीलिए आपको अपने तरीके से इन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना होगा। कुछ जनरल चीज़ें हैं जो हम बात कर रहे थे, हम भी अपने स्पेसिफिक प्रॉब्लम की बात नहीं किए, हम भी जनरल चीज़ों की बात कर रहे थे। बट एट द सेम टाइम अगर कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम है आपको जो कि आपको परेशान कर रहा है, सो यू हैव गुड पीपल टू रीच टू। आप अपने डायरेक्टर सर को रीच कीजिए, या हम सारे लोग जो हैं गूगल पे अवेलेबल हैं। आप वी आर ओनली वन इंटर अवे फ्रॉम यू। तो राजेश कहीं भी कैम्ब्रिज में बैठा है, जस्ट राजेश कैम्ब्रिज सर्च करने से आपको उसकी कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। और जब आप उससे ईमेल करेंगे या अच्छी चीज़ें सवाल पूछेंगे, उसे अच्छा लगेगा कि उसे अपने गांव का कोई बच्चा याद किया है और उससे एक क्रिएटिव चीज़ पूछ रहा है जिससे कि उसकी ज़िंदगी बदल सकती है या ज़िंदगी में चेंजेस आ सकते हैं। तो फील फ्री, बट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके हाथ में। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आपको समझना कि ये आपका गेम है। नवनीत अपना गेम लड़ चुका है या लड़ रहा है, आज भी वो हर एक स्टेप पे प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहा है। राजेश भी जहाँ है हर एक गेम आप देखे, राइट, आपको दिखाया हुआ अररिया में कहाँ एक अपना दुकान माई शॉप से स्टार्ट किया और कैम्ब्रिज में माई कैम्ब्रिज तक पहुँचा है। तो माई शॉप टू माई कैम्ब्रिज तक का जर्नी ऑब्वियसली ईजी नहीं है, बट पॉसिबल है। और एक कॉमन देखे राजेश, राइट, हमेशा हर एक पॉइंट पे स्ट्रेस कर रहा था कि लाइफ को जियो। यदि वो स्ट्रेस कर रहा था मतलब वो जीते हुए गया होगा, लाइफ को एंजॉय करते हुए गया होगा। ठीक है, एंड हिज फेवरेट आलू गोभी का सब्जी है ना, ही एंजॉयज दैट द मोस्ट। ठीक है, तो लाइफ में ये इंपॉर्टेंट है। यदि उसे हॉट मील नहीं मिले तो देखा है यहाँ भी परेशान कर रहा है लोगों को कि हॉट मील नहीं मिलता, मतलब ही गेट्स द मोस्ट हॉट मील, आई कैन टेल यू। ओके, तो ठीक, तो लाइफ में ये इंपॉर्टेंट है, मतलब आप जी सकते हैं, आपको जो चाहिए वो चूज कर सकते हैं। बट आप अपने टर्म पे तभी चूज कर सकते हैं लाइफ को जब आप अपने टर्म और कंडीशन पे लाइफ में मेहनत करते हैं। प्लीज वर्क हार्ड ऑन योर टर्म्स एंड कंडीशंस एज राजेश एंड नवनीत बोथ स्ट्रेस्ड आउट। ठीक है, और लाइफ को जिए, पढ़ाई को भी मजा लेके कीजिए। ठीक है, वंस स्टडी बिकम्स फन। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, आप लोग तो मुझे सुनते ही रहते हैं कि why my extracurricular cannot be solving a maths problem? Why my extracurricular cannot be taking a ball and throw it up and trying to write down the equation for that? Okay? Why? कुछ भी, आपका पैशन कुछ भी हो सकता है जहां आप अपने स्किल को यूज कर सकते हैं या अपने स्किल को शार्पन कर सकते हैं। ठीक है, आप वहां भी अपने मैकेनिक्स के प्रॉब्लम को बना सकते हैं, सोच सकते हैं कि स्पिन क्यों होता है, फॉल क्यों होती है, ग्रेविटी क्या है, फील्ड क्या है, रोटेशन क्या है। ठीक है, सिमिलरली आप जब चार्ज देखते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब देखते हैं, इलेक्ट्रिक फैन देखते हैं, तो ये कैन इमेजिन कि ये कैसे रोटेट करता होगा, क्या करता होगा। तो अभी यदि आप इस लेवल पे ये चीज़ें देख सकते हैं, इमेजिन कीजिए जब आप इंजीनियरिंग कर लेंगे और हाई स्टडी में चले जाएंगे, यू कैन कंट्रीब्यूट इन डिजाइनिंग दीज थिंग्स फॉर द नेशन, फॉर द मैनकाइंड, फॉर द सोसाइटी। ओके, सो दैट्स फाइन। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम इंजीनियरिंग पे बहुत ज़्यादा बात कर लिए, ठीक है, तो नाउ विल टॉक अ बिट अबाउट मेडिकल और मेडिसिन और नीट। ठीक है, एंड आई वुड रिक्वेस्ट राजेश कि मेडिसिन पढ़ने से क्या क्या होता है। राजेश, इंजीनियरिंग का तो हो गया, ठीक, एक यू वर्क इन 3M, यू हैव केमिस्ट्री इज ये बॉर्डर पे है। ठीक है,
तो हम्म। कैन यू टेल अस कि लाइफ का फन या लाइफ क्या है और मेडिसिन क्यों जरूरी है, मेडिकल का क्या रेलेवेंस है? कैन यू टॉक अ बिट अबाउट दैट टू? हाँ, आई मीन देखो, आई मीन अगर तुम सोचो कि साइंस और इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है। साइंस इन सम सेंस, साइंस है कि तुम जो चीज एग्जिस्टिंग है उसको डिस्कवर करते हो। वेयर इन इंजीनियरिंग में क्या करते हो, जो तुम जो नॉलेज जान गए हो उसको यूज करके नया चीज बनाते हो। बट मेडिसिन में क्या करते हो तुम कि जो नॉलेज का एक्यूमुलेशन है, जो है बहुत सालों से, तुम उसको यूज करते हो और लोगों को डायरेक्ट हेल्प पहुंचाते हो। तो सर्विस, आई मीन डॉक्टर को तो हमेशा से बोलते हैं ना, डॉक्टर को भगवान मानते हैं लोग। एंड बहुत रिस्पेक्टेबल सर्विस है, बट हम एक बात बोलेंगे कि हार्ड वर्किंग, बहुत बहुत मेहनत करना पड़ता है मेडिसिन में। क्योंकि इसेंशियली तुमको सब चीज जो भी टेक्स्ट बुक में हो उसको थॉरोली जानना है। अगर तुम थॉरोली नहीं जानोगे तो किसी का इलाज करोगे ऐसा खराब कि वो अनडिजायरेबल है वो। तो मेडिसिन एज ए प्रोफेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। डॉक्टर के बिना तो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं लाइफ। तो दो बात है, इसका ये मतलब हुआ कि अगर तुम डॉक्टर बनते हो तो करियर तो अच्छा है, करियर तो फिट है, डजंट मैटर। इंजीनियर बन के तो सब जगह पे नौकरी नहीं मिलेगा, लेकिन डॉक्टर कहीं भी बन सकते हो और अच्छा डॉक्टर भी बन सकते हो और रिस्पेक्ट भी मिलता है डॉक्टर को। डॉक्टर, टीचर, ये सब रिस्पेक्ट वाला प्रोफेशन है। एक सेकेंड। Navneet, would you like to add something? Yeah, Rajesh, continue. हाँ, तो ये अच्छा प्रोफेशन है, तो करना चाहिए। और ऑफकोर्स सेम सेम वे में कंपेटिटिव है, तो वो मैथ्स कम करना होता है। फिजिक्स के लिए थोड़ा बहुत तो मैथ्स चाहिए ही होता है। मेडिसिन में भी अच्छे लेवल का फिजिक्स क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है कि और हमारे यहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं एक्चुअली। तो जो ये कंपटीशन होता है ना फिल्टर आउट करने के लिए, तो यहाँ भी एनएचएस में बहुत डॉक्टर होते हैं जो इंडिया से आते हैं। इसेंशियली वो तो इतना अच्छा बात नहीं है, ट्रेनिंग होने के बाद यहाँ आ जाते हैं। बट इसेंशियली कहने का मतलब ये है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत अच्छा है इंडिया में। एम्स हुआ या फिर और भी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं इंडिया में, अच्छा एजुकेशन मिलता है वहाँ पे। और पेशेंट्स इतने हैं कि प्रैक्टिस बहुत अच्छा होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छा मिलता है। और दूसरा ये है कि देखो यार, हम तो डॉक्टर है नहीं ना, हम पढ़ाई किए हैं, तो हम तो जो मेरे को लगता है वो बता रहे हैं। ठीक है, नवनीत शायद कुछ और ऐड कर सके। अच्छा, Navneet, नवनीत को ज्यादा पता। would you like to add something? डॉक्टर नीट एस्पिरेंट के लिए। हाँ, जैसे जैसे राजेश सर ने बताया आप लोगों को, मेडिकल एक बहुत नोबेल प्रोफेशन है। इसमें कम्युनिटी सर्विस इन्वॉल्व है। इंजीनियर्स तो बहुत बार कम्युनिटी सर्विस नहीं दे पाता है, बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं। डायरेक्ट पॉपुलेशन को, पर्सन को अफेक्ट करता है एक डॉक्टर, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग। किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में जाओगे, एम्स में, दिल्ली में अब तो बहुत सारे एम्स हैं, रायपुर में है, बहुत जगह एम्स खुल गया है। इसके अलावा बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट में, सीएमसी वेल्लोर है, बीएचयू एक अच्छा, सर सुंदरलाल एक बड़ा हॉस्पिटल है बीएचयू में। तो ऐसे जगह पे जाओगे, तुम्हें ट्रेनिंग देंगे कि कैसे, अगर ईएनटी का है, जैसे ईयर नोज थ्रोट का एक ईएनटी बोल के एक अलग यूनिट है, न्यूरोसर्जन, न्यूरोफिजिशियन, मेडिसिनल, बहुत तरह के तुम्हें चॉइसेस तुम्हें खुद ढूंढने होंगे। तुम्हें पता करना होगा कि तुम्हारे लिए रेलेवेंट क्या है ना। इसके अलावा पेशेंट्स को देखने के अलावा, रेगुलरली कम्युनिटी से जुड़े रहने के अलावा, तुम्हें नई नई चीजें करने का मौका मिलेगा। हर पेशेंट एक अलग एनाटॉमी लेके आता है, सबका अलग डायरेक्शन और डिमेंशन होता है, उसके बेसिस पे तुम इनोवेट भी करोगे। आजकल जो मैं क्या देख रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, इस कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ। आजकल जैसे अभी हम लोग का जम्मू में एम्स भी है, उसके साथ हम लोग काम कर रहे थे। और डेंटिस्ट हॉस्पिटल जो है, डेंटल हॉस्पिटल है, उसके साथ में हम लोगों ने काम किया। तो मैं खुद ही रूट कैनाल कराने गया, डेंटल रूट कैनाल। तो वहां के जो डॉक्टर थे वो मल्टीपल सीटिंग में बुलाए, काम कर रहे थे। तो चूंकि मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है, तो मैंने पूछना चालू किया कि हाँ, वो मशीन क्या करता है,
इसका रोटेशन क्या है, ड्रिलिंग कैसे हो रही है। बाद में पता चला कि उसमें बहुत इनोवेशन बाकी है, बहुत कुछ काम किया जा सकता है और अब वो काम हम कर रहे हैं। तो एक एक मेडिकल, एक डॉक्टर एक इंजीनियर के साथ मिलकर के एक नया प्रोडक्ट बनाता है। जैसे आजकल हम जाएंगे किसी एक्सरे मशीन यूज करने के लिए और वो एक्सरे मशीन बाहर से आई हुई है और हम बोलते हैं कि हमारा एक्सरे मशीन जर्मन है और अमेरिकन है। लेकिन अब ये बदल रहा है। अब मेक इन इंडिया के अंतर्गत हम कोशिश कर रहे हैं कि मशीन हम खुद बनाएं, भारत में बनाएं। तो ये डॉक्टर इंजीनियर मिल करके ना आज की डेट में पूरा लैंडस्केप इंडिया का बदलने की कोशिश कर रहे हैं और ये मैं इसे विटनेस कर चुका हूं पिछले 6 महीने में। मैं ये देख रहा हूं बदलाव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मशीन्स को भी डेवलप करें। पेशेंट को तो डॉक्टर देखता ही देखता है, मशीन्स को भी डेवलप कर रहे हैं। आजकल नए नए मेडिकल डिवाइसेस आ गए हैं। अभी राजेश सर के हाथ में शायद ऐसी घड़ी हो जो बीपी तुरंत बता देता कि कितना ब्लड प्रेशर है, दौड़े कितना दौड़े, स्टेप्स, तो स्टेप्स काउंट करना है। तो स्टेप्स काउंट करना है, डॉक्टर नहीं कर सकता ये काम, राइट। तो टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी कौन लाएगा? तो या तो फार्मास्यूटिस्ट लाएगा, बायोटेक्नोलॉजिस्ट लाएगा, इंजीनियर के साथ मिलकर के। तो यहाँ पे इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर, इंजीनियर, सारे लोग टेक्नीशियंस, डिप्लोमा भी जो किए रहते हैं, वो सब मिल करके आए और नए नए डिवाइसेस बनाए जो आपको जीने में मदद करे। कोरोना का टाइम आया तो भाई ऑक्सीजन लेवल मेजरमेंट करना है, डिवाइसेस पता ही नहीं था इसके पहले। 2020 के पहले किसको पता था कि ऑक्सीमीटर होता है? कुछ नहीं मालूम था। लेकिन अब घर घर में पता है कि ऑक्सीमीटर है। 93%, 92% के नीचे गया तो भाई एक्स्ट्रा ऑक्सीजन तुमको लेना है। तो ऐसे बहुत सारे इन्वेंशंस होते रहेंगे। अभी कोरोना वायरस आया तो देखो पूरा दुनिया चारों तरफ लग गए सारे डॉक्टर, भाई इस वायरस को कैसे कंट्रोल करना है। सारी दुनिया ने 1-1.5 साल में पूरा अच्छे से वैक्सीन निकाल दिया। 100% परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये अभी ऐसे स्टेज पे आ गया है जहां पे हम उसे काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। 95-96% तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं हमारी सोसाइटी के, तो वो रोगियों को दूर करते हैं। इसके अलावा इनोवेशन भी कर रहे हैं, नई नई डिवाइसेस बनाने में, अच्छा इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट बनाने में। ओके, जस्ट लास्ट लाइन बिफोर वी कंक्लूड फॉर द डे कि जस्ट मेरे एक्सपीरियंस से जब मैं एम्स जाता हूँ, दुनिया में कहीं भी मैं जाता हूँ तो हमेशा आपको दोनों तरीके के लोग मिलते हैं। कुछ लोग हंसते, कुछ लोग परेशान। ठीक है, जब आप डॉक्टर बनते हैं, एम्स जाते हैं, तो आपको मौका मिलता है परेशान लोगों को मदद करने का। तो किसी का रिलेटिव अगर दर्द में है तो सारी फैमिली परेशान होती है। तो जब आप एम्स जाते हैं तो आपको हमेशा एक दुखता हुआ चेहरा दिखता है और आप उस दुखते हुए चेहरे को हंसता हुआ लौटा सकते हैं यदि आप एक डॉक्टर बनते हैं। दुनिया में कोई ऐसा जगह नहीं मिलेगा जहाँ केवल परेशान आदमी होता है। एक हॉस्पिटल ये है जहाँ हर एक आदमी यदि पहुँचा है, कोई न कोई परेशानी लेके पहुँचा है, तो आपके पास हर एक परेशानी का दवा होता है और आप हर एक रोते हुए दिल को हंसता हुआ बना के लौटा सकते हैं। ये कैपेबिलिटी भगवान आपको देते हैं जब आप डॉक्टर बनते हैं। एज एन इंजीनियर और कोई भी प्रोफेशन आपको ये कैपेबिलिटी नहीं देता। ठीक है, जितना कि हो सकता है इंडिविजुअल फेसेस और कुछ फेसेस को आप कर सके, बट जिस मास लेवल पे एक डॉक्टर कर सकता है, आई डोंट थिंक एनीबॉडी कैन डू। तो और लाइफ में मतलब इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है कि आपका एक प्रोफेशन है जिससे कि आप अर्न करते हो, आपकी लिविंग चलती है, रिस्पेक्ट मिलता है, लोग भगवान कहते हैं और बहुत सारे रोते हुए चेहरे को आप हंसा सकते हो। लाइफ में इससे बड़ा क्या चाहिए? ओके, सो विद दैट नोट आई वुड लाइक टू thank Navneet and Rajesh to share their experience, and it's our privilege to welcome both of them and both of them to have over here and to discuss with the student. I am sure कि ये यहाँ के लोगों को, इस समाज के लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी और ज़िंदगी में कुछ आगे करने की ये देगी। और इसका एक ये भी है कि वी आर ग्रोइंग ओल्ड एंड यू आर यंगर, सो यू नो हमारे कंधे का भार कल आपको भी उठाना है, या हम भी किसी के कंधे का भार आज उठा रहे हैं। तो वी वांट अ मैच्योर्ड यंगर जनरेशन, अ बेटर यंगर जनरेशन देन व्हाट वी आर टुडे। सो प्लीज पुट इन योर एफर्ट, डू गुड थिंग्स, एंजॉय योर लाइफ, एंड you know we have big hopes from you. With that, thank you everyone. Thank you Rajesh, thank you Navneet, thank you from core of my heart to find your time and talk to our students, talk to the people back in home. Thank you. Thank you. Good Thank you, luck, Rajesh. Thank you. And good luck, students.
थैंक यू नवनीत, थैंक यू राजेश। जय वासुकीनाथ। जय वासुदेव जी। जय वासुकी, जय वासुकी। जय बस